हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कक्षा 11 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो कक्षा 12 का 11वें का जो कक्षा 11 का है, क्लास 11th का है, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संबंध एवं फलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन देखो 11th में मैंने बता रखा है, आप बेसिक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि बेसिकली जो संबंध होता है वो क्या होता है। ठीक है। अगर मैं संबंध की बात करूँ, जैसे हमारे पास में कोई सेट है, समुच्चय ए है। ठीक। मान लो इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, और कोई हमारे पास सेट बी है, इसमें मान लो अवयव है ए बी सी। ठीक है। ये है। तो देखो जो इनका गुणनफल होता है, जैसे ए गुणा बी। ठीक है। सेट का जो गुणनफल है वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो पहले पढ़ लीजिए। अगर नहीं अभी टाइम है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि कैसे करके इसका गुणा होता है। देखो ए का पहला अवयव उठाओ और बी के, ए का पहला अवयव उठाओ, बी के सारे अवयव से इसका मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। कैसे करने गुणा? इसको एक क्रम में लिखना होता है, ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। ठीक है। ये 11th वाली चीज़ें हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो पहले ए कॉमा ए लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में ए कॉमा बी लिखेंगे। उसके बाद में ए कॉमा सी लिखेंगे। एक का सभी से गुणा करना, और गुणा इसको हमेशा ऑर्डर पेयर में होती है। तो एक का देखो ए सी हुआ तो 1 कॉमा ए आ गया, 1 कॉमा बी और 1 कॉमा सी। उसके बाद हम इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, तो इसका होगा 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी और 2 कॉमा सी। ठीक है। 2 का सभी से कर दिया। अच्छा, इसके बाद में हम तीसरा उठाएंगे, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका गुणा आ गया। एक अवयव बचा, एक अवयव बचा 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी और 4 कॉमा सी। ठीक है। इस प्रकार से इसको मछली को स्टिक में बंद कर देंगे, तो ये हमारा बन जाता है एक, मतलब इसका गुणनफल। इसे हम अभी मैं बताऊंगा, इसे आगे कार्तीय गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है। ये चीज़ होगी। अच्छा, इसी को जो हमने गुणा करके बनाया है, ये पूरा का पूरा जो एक सेट आया है, इसको ये हम बोल देते हैं आर। इसको क्या बोल देते हैं? इसको ही हम आर बोल देते हैं। ठीक है। यही तुम्हारा होता है संबंध, किसमें? ए और बी में। समुच्चय ए और बी में क्या होता है? संबंध। ये मैंने आपको कक्षा 11 के जो प्ले लिस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है इसको। ठीक है। अच्छा, कुछ छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान में रखना। जैसे हम अगर मान लो लिखते हैं, देखो ये पॉइंट हैं, आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया कि ए कॉमा बी। ठीक है। देखो ये करली ब्रैकेट लगी है तो ये है हमारा समुच्चय, और ये वाली ब्रैकेट लगी है तो ये है हमारा क्रम। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये क्रम होता है, यानी ऑर्डर। तो ये कभी भी आप इसको बराबर मत समझ लेना। ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो ए हमारे पास मान लो कोई सा भी नंबर होगा, जैसे ये नंबर लाइन है, तो मान लो ए यहाँ पर होगा और बी मान लो यहाँ पर होगा। तो इस वाली ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें ए और बी के बीच में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे हैं। ठीक है। मान लो जैसे ए बराबर मान लो 2 है और बी बराबर मान लो 5 है। ठीक। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके का। जैसे ये 2 है, ये कितना है? 5। ठीक। तो 2 और 5 के बीच में जितने भी अवयव होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो सारे सारे इसमें आएंगे। ये इस वाले सेट का, इस वाले समुच्चय, मतलब इस वाले जो ब्रैकेट लिखी हुई है, इसका मतलब है। ठीक है। जैसे मान लो 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3
2.3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 2.05 भी आएगा, ऐसे इसमें सारे आएंगे। ठीक है, 5 से छोटे होंगे और 2 से क्या होंगे, बड़े। 2 और 5 नहीं होगा, तो इसमें अनंत नंबर आ जाएंगे। लेकिन देखो इस वाले ए और बी का क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे ए बराबर हमने 2 माना है, बी बराबर माना है 5। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 और 5 सिर्फ 2 ही अवयव हैं। ठीक है, तीसरा कोई अवयव नहीं है, इसलिए ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। इसको आप ध्यान में नोट करके लिख लेना। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें हैं, जैसे एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए, जैसे ए कॉमा बी लिखा है, तो मैंने ये आपको वहाँ क्लास 11 में ही बता रखा है कि ये कभी भी, ये आपको पता भी होगा, ये कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये होगी तीसरी चीज़। अच्छा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा यदि ए बराबर बी ना हो। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, देखो अगली चीज़ आती है तुम्हारी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी देखो एग्जांपल मैंने बताया उसी से कर लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में ए बराबर कोई ए समुच्चय, ए बराबर दिया है ए बी। ठीक है, और कोई बी समुच्चय है, तो बी बराबर दिया है मान लो 1,2। ठीक है, तो इसका कार्तीय गुणन कैसे करके लिखते हैं। ठीक है, कार्तीय गुणन इसका होता है, आप इसका गुणा कर दो, ए गुणा बी। ठीक है, तो ए गुणा बी कैसे लिखता है, ए कॉमा 1 आएगा पहला अवयव, और दूसरा क्या आएगा ए कॉमा 2, तीसरा बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2। ठीक है, ये इसका कार्तीय गुणन होता है। बस सिंपल आप ऐसा समझो। तो अगर ये ए क्रॉस बी आ गया, आप इसे बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। यहाँ से बी क्रॉस ए निकालोगे तो पहले किसके अवयव आएंगे, बी के। तो बी का पहला अवयव उठाओ 1, तो 1, ए आ गया, और 1, बी आ गया, और यहाँ से फिर 2, ए आ जाएगा, और 2, बी आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कार्तीय गुणन हो गया। क्लियर इतनी बात। ठीक है, आप इसे और भी तीन अवयव निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क कर लेना। ए बराबर मान लो हमारे पास में है 1, 2, 3। ठीक है, और बी बराबर हमारे पास में है ए बी सी। आप इसे करना ट्राई। ठीक है, इसका पहला आप निकालना ए क्रॉस बी, और उसके बाद में निकालना बी क्रॉस ए, बताना आप क्या आएगा। क्लियर, ये हो गया तुम्हारे पास में। अगला आता है, देखो तुम्हारा अगर मान लो समुच्चय तुम्हारे पास 3 दिए हों, तो तीन कैसे लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना जो तुम्हारी बुक में होगी। ठीक है, बुक में मान लो जैसे दिया हो कि सामान्यतः हम ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ए क्रॉस बी, तो इसको हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ये बात क्लास 11th की है, आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। ए कॉमा बी सच दैट ए कहाँ से आ रहा है, ए तुम्हारा ए से आ रहा है, और बी कहाँ से आ रहा है, बी तुम्हारा बी से आ रहा है। ठीक, ये बात आपको पता होगी पहले से कि ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है। आप यहीं पर देख लो कि जैसे ए क्रॉस हमने बी लिखा है, तो ए किसका अवयव है, ए का है, ए वाले सेट का, और 1 किसका अवयव है, बी वाले का। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो एक क्रमित मतलब क्रम में लिखा गया है, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर इसे क्या बोलते हैं हम, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, या आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। राइट, तो ये तुम्हारी चीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद में जो आता है तुम्हारा, जैसे 3 समुच्चय दिए हों, कभी कभी देश हो सकता है कि 3 समुच्चय दे देगा, वो पूछ लेगा तुमसे। जैसे मान लो आपके पास में, जैसे कभी कभी मान लो आपको ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, मान लो ए सेट दिया है तुमको, ए बराबर दिया है कि ए कॉमा बी, और एक सेट बी दिया है
बी बराबर दिया है 1 2 और सी बराबर दिया है, मान लो सी सेट है कोई, सी बराबर दिया है ई एफ, ठीक है, ये मान लो दिया है। तो हमेशा इसका मान लो अभी हम ए क्रॉस बी निकालते थे, यहाँ पर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, कई बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना हो तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। आप ए क्रॉस बी निकाल लो, तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2, ठीक है। ये ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया ए क्रॉस बी का। अब इसके साथ में सी का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ में सी का गुणा कर दो। तो देखो कैसे करके करेंगे, जैसे अब ए क्रॉस बी तो ये है ही ना पूरा ये वाला, अब इसका पहला अवयव उठाओ इसके और सी वाले के सभी अवयव से इसका गुणा कर दो, तो क्या आएगा, देखो A1 ठीक है ना, A1 E और उसके बाद में A1 F, सही, और उसके बाद में देखो A2 E आ जाएगा और फिर क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास में A2 F आ जाएगा और B1 E आ गया और B2 F आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई, तो इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें आप ध्यान देना कि जो इसमें जो इसको हम सिंपल ऐसे लिखते हैं इन जनरल कि जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस हमको सी निकालना हो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम जब भी लिखेंगे तो हमेशा ही ए कॉमा बी कॉमा सी और सच दैट ए कहाँ से आ रहा है, ए तुम्हारा ए से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है और जो सी है वो कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो पहला एक एलिमेंट किस में से आ रहा है, एक एलिमेंट तुम्हारा ए में से है, दूसरा बी में से, तीसरा सी में से, ठीक है। यहाँ सब में ऐसा ही है, सब में कैसा ऐसा ही है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना जब भी हम, वैसे इसकी देखो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, इस वाले जो मैंने ये निकाला इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, अगर ये आपको नहीं भी ध्यान रहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना, ये वाली चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब भी निकालेंगे तो ए बी सी, ठीक है, 3 के पेयर में आएंगे, 3 एलिमेंट, जहाँ पहला एलिमेंट पहले वाले समुच्चय से आ रहा होगा, दूसरा अवयव दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, ठीक है। ये बात होगी। देखो कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में जो बहुविकल्पी में आ जाता है, तो आप उसे बहुत इजी तरीके से बता दोगे। जैसे हमारे पास में मान लो कि कोई ए समुच्चय है जिसमें मान लो पी अवयव है, कोई समुच्चय ए है जिसमें पी अवयव हैं, पी कोई नंबर होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, और कोई बी समुच्चय उसमें मान लो क्यू अवयव हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि उसके गुणनफल में, कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे, ठीक। ए में अवयव दे देगा, बी में अवयव दे देगा और पूछ लेगा तुमसे कि उसके कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे, ठीक है। तो जैसे इसका देखो जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको आप ध्यान में रखना, कभी कभी बहुविकल्पी में ये चीज़ पूछ ली जाती है और बहुत अच्छी तरीके से पूछ ली जाती है, 1-2 नंबर में पूछ ली जाती है, तो आप आराम से, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कराओगे, क्योंकि निकालने बैठोगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ए समुच्चय, उसमें मान लो पी है, पी अवयव में, ये एन क्या प्रदर्शित कर रहा है, नंबर, ठीक, नंबर ऑफ ए, इस इंग्लिश में ऐसे पढ़ना है, नंबर ऑफ ए, यानी ए में ए समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो मान लो पी है, ऐसे ही बी में कितने, क्यू, तो उनके गुणनफल में हमेशा P गुणा Q होंगे, मतलब P और जो समुच्चय A में अवयव हैं P और समुच्चय B में अवयव हैं कि उन दोनों का आपस में आप गुणा कर दो तो वो हमारे A क्रॉस B में कितने अवयव हैं वो निकल के आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि A समुच्चय है
इसमें 1 2 3 4 देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर 4 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो देखो उनके गुणनफल में कितनी आएगी, 4 गुणा 6 बराबर 24, ठीक। तो 24 अवयव उसमें हो जाएंगे। ये कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया। अच्छा, अगली चीज तुम्हारी आती है कि वास्तव में संबंध क्या होता है, ठीक है। संबंध क्या होता है, रिलेशन, संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिलेशन, ठीक है। अभी तो देखो मैंने आपको बेसिक बताया था जो क्लास 11th में आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में जो 12th में जो रिलेशन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, बस ए क्रॉस बी जो निकल के आता है उसको ये हम आर बोल देते हैं। समझ में आई मेरी बात। जो ए क्रॉस बी निकल के आता है उसको ही हम आर बोल देते हैं, और इसको हम क्या बोल देंगे, आर। अब देखो ए क्रॉस जो बी है, समुच्चय ए होगा, कोई समुच्चय बी होगा। चलो मैं देखो एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, आप एक बात की एकदम से क्लियर हो जाए आपको। जैसे इसमें है 1 और 2, ठीक है, और बी है, इसमें है मान लो ए और बी। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए क्रॉस बी आ गया। अब देखो इसको ही हम आर बोल देते हैं, तो इसको नाम देते हैं आर, ठीक। इसको नाम क्या दे देंगे हम, आर। क्लियर इतनी बात। इसको ही हम संबंध बोल देते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, इसको जब संबंध बोलेंगे, और देखो आर बराबर क्या है, ए क्रॉस बी है। अब मैंने आपको, या आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं और दूसरे कहीं से पढ़ा होगा तो वही पता होगा कि कभी भी देखो ये छोटी सी चीज़ है कि कभी भी ए बराबर बी, दो सेट कब बराबर होते हैं, जब ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो ए का, ठीक है। ये बात आपने पढ़ी होगी कि दो समुच्चय कब बराबर होंगे, जब वो एक दूसरे के सबसेट हो, यानी उन दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो और एक जैसी हो, तब वो कैसे होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। ये आपने समान समुच्चय में पढ़ा हुआ होगा। अब देखो आर है, आर भी तो देखो ये जो निकल के आया है ये भी तो एक समुच्चय है पूरा। भाई इसको करली ब्रैकेट में कुछ इसमें अवयव लिख दिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कृमित युग्म, हिंदी में से कृमित युग्म कहते हैं। तो कृमित युग्म में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कृमित युग्म में लिखे तो ये हैं तो अवयव ही, तो इसको हमने आर बोल दिया, तो आर भी समुच्चय हो गया। तो आर बराबर ए गुणा बी हो गया। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो आर होगा वो हमेशा ही सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, एंड आर जो ए क्रॉस बी है वो हमेशा सबसेट होगा किसका, आर का। समझ में आई बात, ठीक है। ये बात आप चलो ये बात छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, इसको मैं आपको अगले बता दूंगा। देखो ये ध्यान रखना कि आर जो होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। वैसे इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसको रहने दो, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसको अभी क्यों मैंने काट दिया है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखो कि जी आर बराबर ए बी है, जो आर होता है रिलेशन वो हमेशा ही ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अब देखो इसी एग्जांपल से मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे देखो आर बराबर मान लो हमारे पास, अब मैं आर बराबर लिख ले रहा हूँ अलग से। जैसे आर बराबर मान लो मेरे पास में एक रिलेशन दिया है 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी और 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। क्लियर, ये दिया। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, इसका नोटेशन देखो 1 कॉमा ए जो है वो आर में से ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स। इसको मैंने आपको बता रखा है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स
बिलोंग्स का मतलब ये है कि जो भी अवयव हमने उठाया है वो आर में से ही, जो आर है रिलेशन दिया उसमें से ही आ रहा है, ठीक है। तो 1, ए आर में से आ रहा है। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से जो लिखने का इसका तरीका होता है, जैसे 1, ए आर में से आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आर ए, ठीक। वह एक संबंध आर, एक का संबंध ए से है, ठीक है। इसको मतलब ए रिलेट टू ए, ठीक है, सॉरी 1 रिलेट टू ए। इस जब भी ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ तो बात एक ही होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे 2, 3 लिख दिया हो, जैसे ये तो हम वाकिफ़ हैं इसको अच्छी तरीके से, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है एग्जामिनर कि वो 2 और 3 लिख देता है, तो इस बात का मतलब समझ में नहीं आता है। तो देखो, चाहे ऐसा लिखो चाहे ये लिखो, बात दोनों एक ही होती है, ठीक है। ये हमारे पास में आर हो गया, क्लियर, ये संबंध हो गया तुम्हारा। अच्छा, एक चीज़ और समझो, जैसे आर बराबर ये दिया है, कभी भी तुम्हें अगर आर इनवर्स निकालना हो, इसे इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिलोम कह लो आप, हिंदी में से क्या बोलते हैं? आर का प्रतिलोम। कभी तुमसे पूछ ले आर का प्रतिलोम बताओ, हमें एक संबंध दिया होगा और पूछेगा उसका प्रतिलोम बताओ, ज्ञात करके क्या होगा, ठीक है। इसे वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, आर इनवर्स, इंग्लिश में से आर इनवर्स बोलते हैं और वैसे इसको प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखो आर, आप ध्यान से देखो, आर बराबर हमारे पास ये दिया है, कोई भी संबंध दिया हो आर, और जब भी हमें प्रतिलोम कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें आर प्रतिलोम लिखना है। और जो भी ये दिया है, जैसे यहाँ 1, ए है, 1, बी है, और 2, ए है, 2, बी है, तो इसके ऑर्डर पेयर को हमें चेंज कर देना है, मतलब पलट देना है। जैसे ये 1, ए लिखा है तो इसको ए, 1 कर देना है, और सारे के सारे अवयवों के साथ यही करना है, बी, 1 कर देना वहाँ पर, और यहाँ ए, 2 कर देना है, और यहाँ बी, 2 कर देना है। बस ये तुम्हारा आर प्रतिलोम आ गया, क्लियर, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, जैसे ए, 1 कहाँ से आ रहा है? ए, 1 तुम्हारा आर इनवर्स से आ रहा है, ठीक है, आर इनवर्स, या इसे आप ऐसे लिख दो ए आर इनवर्स 1, बस सिंपल। आर इनवर्स जब भी आपको निकालना हो तो आप ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ये अच्छे से तैयार कीजिएगा।